हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें है पूरे नए पैटर्न पर आधारित 1 से लेकर 80 तक का ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस तरह मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ज़रूरी है। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। तो है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। पहला ऑप्शन में दिया गया 2 गुनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है और डी में दिया गया है बराबर होती है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि किसी भी व्यक्ति का नेत्र यानी आँख की लेंस की जो फोकस दूरी है वो कम हो जाएगी ना, तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति की आँख में निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी सिंपल है। उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा कि लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए। क्वेश्चन 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, IR²। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए। क्वेश्चन 5 कहता है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो दोस्तों, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, तो पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। बोला गया है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विद्युत मोटर का कार्य ही होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यानी क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 में बोला गया है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया टंगस्टन, तांबा, नाइक्रोम और डी में दिया गया है जस्ता। दोस्तों याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया था, वहीं पे बिजली का जो आविष्कार है ना वो माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट जो लगाया जाता है वो टंगस्टन का लगाया जाता है। उसके बाद में आर्मेचर की जो कुंडली बनी होती है वो तांबे की तार की बनी होती है। उसके बाद में किसी भी तत्व को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर टीन या जस्ता की परत चढ़ाई जाती है और विद्युत हीटर की जो कुंडली है वो नाइक्रोम तार की बनी होती है। तो ये चारों ऑप्शन आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। उसके बाद में अगला सवाल है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। आप सभी को बता दें, प्रिज्म का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें कुल 5 सतह होते हैं। इसका खासियत ये होता है कि जब भी श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त कर देती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो आप बोलेंगे कि सर 5 सतहों से घिरा रहता है। उसके बाद में अगला सवाल है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर कब बनता है, जब दर्पण समतल दर्पण होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए। क्वेश्चन 10 कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, मैट्रिक एग्जाम पेपर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के खोजकर्ता के बारे में बात करें या बिजली के आविष्कारक की बात करें, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब माइकल फैराडे हो जाता है।
इसलिए आपका ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा, फैराडे। उसके बाद में क्वेश्चन 11 कहता है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। दोस्तों, आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। समान नेत्र यानी व्यक्तियों की जो आँख है वो कितने दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई इसका दूरी मालूम नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि समान नेत्र किसी वस्तुओं को अनंत दूरी पर स्पष्ट देख सकता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत हो जाएगा, और न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा, स्पष्ट दर्शन दूरी पूछा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेमी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, या m⁻⁻1 भी होता है। तो यहाँ पे डी तो नहीं दिया गया है, ना ही डायोप्टर दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, m⁻1। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 14 कहता है कि अभिक्रिया CuO+H2 अभिक्रिया करके बना रहा है Cu+H2O में किसका उपचयन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, तो Cu यानी कॉपर ऑक्साइड को H2 यानी हाइड्रोजन गैस के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनाता है Cu यानी कॉपर, और यहाँ पे बना देता है H2O यानी जल। इसमें उपचयन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का उपचयन हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 15 कहता है कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, सोडियम का संकेतिक चिन्ह Na होता है, इसका परमाणु संख्या की बात करें तो 11 होता है, परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 23 होता है, वहीं पे इसका संयोजकता की बात करें तो सोडियम की संयोजकता 1 होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों याद रखिएगा, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है ना वो CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CnH2n-2 होता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। आप सभी को मालूम होगा कि HP सोरेस नामक एक वैज्ञानिक ने एक स्केल का आविष्कार किए थे जिसका नाम है pH स्केल। अब pH स्केल की खासियत ये होती है कि pH स्केल के माध्यम से हम लोग किसी भी विलयन का उदासीनता, अम्लीयता तथा क्षारीयता माप लेते हैं। अब किसी भी विलयन का pH मान 1 से लेकर 7 के बीच में आता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है। किसी भी विलयन का pH मान यदि 7 से लेकर 14 के बीच में आता है तो वह विलयन क्षारीय कहलाता है, और किसी भी विलयन का pH मान 7 या 7 के बराबर आता है तो उस विलयन का pH मान हम लोग उदासीन कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे उदासीन विलयन का pH मान पूछ लिया गया है, तो क्वेश्चन का सही जवाब 7 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए। क्वेश्चन 18 कहता है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, वर्गों की संख्या 18 होती है। तो यहाँ पे आवर्त पूछा जाता तो 7 आंसर हो जाता, लेकिन वर्ग पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा 18। उसके बाद में बोला गया है कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। ये अपवाद में है, कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो अपवाद में विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद भी अगला सवाल क्वेश्चन 20 में बोला गया है कि कार्बन क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, और कार्बन धातु नहीं बल्कि ये अधातु है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन का संकेतिक चिन्ह सी होता है, इसका परमाणु संख्या 6 होती है तथा परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। आप सभी को मालूम होगा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल 2 प्रकार के होते हैं,
एक होते हैं प्रबल अम्ल तो दूसरा होते हैं दुर्बल अम्ल। तो यहाँ पे कुछ हमें एक ऐसे बताना होगा कौन ऐसा अम्ल है जो दुर्बल अम्ल है। पहला ऑप्शन में दिया है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह एक प्रबल अम्ल है। HNO3 मेथनोइक अम्ल, ये भी प्रबल अम्ल है। यहाँ पे H2SO4 दिखाई दे रहा होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी आपका प्रबल अम्ल है। लेकिन हमें चाहिए दुर्बल अम्ल, तो CH3COOH यहाँ पे दुर्बल अम्ल दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 कहता है पोटेशियम जिसका सांकेतिक चिन्ह के होता है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, पोटेशियम यानी कि इसका लैटिन नेम कैलियम होता है, इसकी परमाणु संख्या 19 होती है। वहीं पे बात करेंगे इसका परमाणु द्रव्यमान के बारे में, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 39 होता है। ये आप सभी को याद रखना बेहद जरूरी है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः बायोगैस है। यहाँ पे आप सभी को बायोगैस का प्रमुख उदाहरण बताना होगा। दोस्तों याद रखिएगा, CH4 यानी मीथेन को हम लोग बायोगैस कहते हैं और इसी हम लोग सरल हाइड्रोकार्बन के रूप में भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, CH4 को हम लोग मीथेन कहते हैं, यह एक सरल यौगिक है तथा बायोगैस भी है, इसी का नाम है मीथेन गैस। अगला सवाल है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा, NaCl जिसका हिंदी अर्थ होता है सोडियम क्लोराइड, इसी को हम लोग साधारण नमक के रूप में जानते हैं। अगला सवाल है किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे C+O2 को देखिए, तो ये बनाता है CO2। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, तो ये अभिकारक हो जाएंगे चूँकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और दोनों आपस में अभिक्रिया करने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिए हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रतिफल है यानी उत्पाद है। अगला सवाल है कौन सा शून्य वर्ग का तत्व है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 26 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, हीलियम, रेडान, जेडान, नियान, क्रिप्टान, ये जितना भी वर्ड हम आप सभी को बता रहे हैं, ये सभी तत्व शून्य वर्ग के तत्व होते हैं। इसमें से आपका पहला तत्व हीलियम होता है, उसके बाद में हीलियम, रेडान, जेडान, नियान, क्रिप्टान, ये सभी आपका शून्य वर्ग का तत्व है। ये चारों ऑप्शन में कैल्शियम तो होगा नहीं, Br बेरिलियम होगा नहीं, लिथियम होगा नहीं, लेकिन आपका He दिया गया है, हीलियम इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। आप सभी को बता दें, स्वपोषी पोषण के लिए या प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ये तमाम चीज़ें आवश्यक है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देखिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में हरित लवक, ग्राना, पत्ती और डी में दिया गया स्टोमा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 28 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों पौधों में पत्ती जो होते हैं ना, ये प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 29 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को हम लोग लीवर ग्रंथि कहते हैं और इसी लीवर ग्रंथि को हम लोग यकृत ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 30 में कहता है कि पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों पादप में जाइलम जो है ना, ये जल के वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा और यही बोल दिया जाएगा पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होते हैं, तो वो हो जाएंगे खाद्य पदार्थों के वहन के लिए। उसके बाद में अगला सवाल है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पे 31 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। एक कोशिकीय जितने शैवाल होते हैं उसमें जल का परिवहन जो है ना, ये विषण क्रिया के द्वारा संपन्न होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 32 को देखिए। क्वेश्चन 32 कहता है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होते हैं, मेढक के हृदय में कोष्ठों की संख्या 3 होते हैं। वहीं पे बात करते हैं मनुष्य यानी मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या के बारे में। तो दोस्तों हम लोगों के शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। आइए जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं।
तो एक होते हैं दाया आलीन तथा दाया नीलय, दूसरा होते हैं बाया आलीन तथा बाया नीलय। उसके बाद में क्वेश्चन 33 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। ये चारों ऑप्शनों में आप सभी को ऐसे ऑप्शन का चयन करना होगा जो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। दोस्तों, एमिनो अम्ल के विखंडन से कभी भी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे CO कॉक बनता है और NH3 अमोनिया भी बनता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब बी और सी हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 34 में कह रहा है कि ऑक्सीजन है। काफ़ी सिंपल सवाल है। आप सभी को मालूम होगा कि ऑक्सीजन जो है ना, यह एक हार्मोन का नाम है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 35 को देखिए। क्वेश्चन 35 से बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नर हार्मोन है। तो यहाँ पे एड्रेनालिन जो है ये मादा हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन भी मादा हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन भी नर मादा हार्मोन होते हैं, लेकिन यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे तो यह एक नर हार्मोन दिया गया है। हमसे पूछा गया कि नर हार्मोन को बताइए, तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 36 से बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि है। पहला ऑप्शन विखंडन विधि, मुकुलन विधि, द्विखंडन विधि और डी में दिया गया है इनमें से सभी। आप सभी तो ऑप्शन देख के मालूम चल ही गया होगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे विखंडन विधि, द्विखंडन विधि, मुकुलन विधि, बीजाणु जनन विधि, कायिक प्रवर्धन विधि, ये तमाम विधि अलैंगिक जनन की विधियों में से एक है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 37 का रहा है कि पराग कोश में पाए जाते हैं, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा कि दोस्तों पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। वहीं पे बात करते हैं पौधों में पाए जाने वाले नर जनन अंगों के नाम, मादा जनन अंगों के नाम। दोस्तों याद रखिएगा कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाले नर जनन अंग को हम लोग पुंकेसर या पुमंग के नाम से जानते हैं, वहीं पे मादा जनन अंग को हम लोग स्त्री केसर या जयांग के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 38 का रहा है कि आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, यानी आनुवंशिक गुणों का संदेश जो है ना ये कहाँ पे होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, DNA के अणुओं में होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 39 का रहा है कि किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। इसी सवाल को मैट्रिक एग्जाम पेपर में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि आनुवंशिकी या आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवंशिकी या आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 40 में कि हाइड्रिला पौधा में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। अगर हाइड्रिला पौधा में रंध्रों की बात करेंगे ना तो कहीं पे नहीं पाया जाता है, इसलिए ना ही तो इसका पतिया आंसर होगा, ना ही तना आंसर हो जाएगा, ना ही पतिया तना दोनों पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड माई टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितने भी सब्जेक्ट का हमारे द्वारा PDF वेबसाइट पर अपलोड है, सभी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन को जाकर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, साथ ही questionforexam.com पर जरूर विजिट कीजिए ताकि आप वहाँ पे जाके आप कक्षा 10वीं का ऑनलाइन स्टडी कर सके, वहाँ पे ऑनलाइन क्विज खेल सकें और साथ ही हमारे द्वारा बनाए गए सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स भी फ्री में डाउनलोड कर सके। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।